हाय दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर लाइव सेशन ऑफ ब्रह्मास्त्र। आप सभी लोगों का बेसिकली एक प्रीमियर सेशन है और ब्रह्मास्त्र का है, जिसमें मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ आया हूं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन आपके टाइम पर ब्रह्मास्त्र लेकर आता हूं और आज उसी का एक और अलग दिन है जिसमें कि आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चंस पर आपको एनालिसिस करना है, डिस्कशन करना है और हर क्वेश्चन पर आपको बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग शेयर कर दीजिए। और ये प्रीमियर वीडियो है जो आपके सामने है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल हर क्वेश्चन में अपना एक्सप्लेनेशन करना है। उसके लिए आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप शाम में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपके लिए ये जो है ये उसी टाइम चल रही है और उसी हिसाब से आप इसको करिए। तो बेसिकली मेरा ये है कि खुद कहते हैं कि सुनना और देखना ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लिखना और बोलना, ये दोनों काम अगर आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपकी नॉलेज 100% सुदृढ़ हो जाएगी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हम क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक हिमांशु। आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अनअकैडमी पर आपको लगातार मेरी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेगी। ओके, और अगर आपको वहां पर अनलॉक कोड मांगा जाता है तो आप लगा देंगे DH लाइव और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आपको अनलॉक हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी अनलॉक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। और अनअकैडमी पर अलग अलग एग्जाम की सब्सक्रिप्शन मॉडल चलती है। सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो सीटेट की सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर आपके सामने में है। 6 मंथ और 12 मंथ के प्लान में सीटेट आता है और इसमें आप अगर लगाते हैं अपना रेफरल कोड DH लाइव तो यहाँ पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाता है और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये है। ये डिस्काउंट समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आप जिस मोमेंट पर लेंगे उस समय की बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ इसमें जरूर मिल जाएगी DH लाइव रेफरल कोड पे। तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इससे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा और जितने भी आपके बैचेज हैं उन सब की एक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 उसके अंदर बैच है और इसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स बैचेज भी निकल रहे हैं अब एडुकेटर्स के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मेरे 2 बैच निकली है रिसेंटली। एक तो कंप्लीट पेडागोजी की बैच है सुबह 7:45 AM ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जिसका नाम है अचीवर्स बैच ऑफ पेडागोजी। और दूसरी एक नई बैच है जो आपको कल से शुरू हुई है और ये है आपको वही 7:45 AM ही मंडे वेंसडे फ्राइडे। पहले वाली बैच ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे थी, ये मंडे वेंसडे फ्राइडे है। इसका नाम है मार्क बूस्टर बैच ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, आपको हर चीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अनअकैडमी का दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें आप DSSB की तैयारी कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी आप जा सकते हैं DSSB सुपर टेट KVS NBS APS सेक्शन का। इसके अंदर भी आपका रेफरल कोड DH लाइव ही रहेगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल का प्राइस ये है और आपको हमारे डिस्काउंट के बाद मिनिमम आपको इतना मिलेगा और समय समय पर ये ज्यादा भी रहती है। और इसके अंदर भी आपको लगातार बैचेस है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही 2 एग्जाम नहीं, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको DH लाइव ही रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। और KVS PRT की बैच DSSB के अंदर अभी लेटेस्ट है। इसके बाद और भी बहुत सारी बैचेज आ रही है। तो एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए, आप सभी लोग, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो कर दीजिए। काफी लोगों ने जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, तो हम अब यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चंस के सिलसिले पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ मैं आपके बीच में आया हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रॉपर टाइम दूंगा मैं, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो बात मैं बताऊंगा उसको भी ध्यान से समझेंगे और जो बात आपके पास है, जो बात आप जानते हैं उसको भी समझेंगे। हर चीज का रिवाइज होगा। तो एक क्वेश्चन से बेसिकली पूरी टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां पर आ चुका है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां पर है। क्वेश्चन को देखिए और उस हिसाब से आप लोग आंसर करिए। पहले आप लोग आंसर करिए सब लोग और एक्सप्लेनेशन शुरू करिए। एवरीबॉडी, हर लोगों को एक्सप्लेनेशन करना है,
सिर्फ आंसर नहीं देना है। आप जानते हैं एरिक्सन का सिद्धांत, इसको मैं आगे पढ़ाने वाली भी वाला हूं हमारे नए बैचेज में। तो ये जो एरिक्सन का सिद्धांत है ये बहुत ही यूनिक और जबरदस्त सिद्धांत है। बेसिकली इस सिद्धांत के अनुसार काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए एरिक्सन का टोटल कितना चरण होता है? 8 चरण होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपको बोला है कि चौथा चरण क्या होता है, चौथा चरण कौन सा है? सब लोग आंसर करेंगे। चौथा चरण जो होता है, जो सब लोग आंसर देंगे, इसमें कोशिश करेंगे सही आंसर देने का और सही एक्सप्लेनेशन करने का। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर ये जो पार्टिकुलर चरण है ना, ये 4th चरण है। ये बाल्यावस्था जब बच्चों के बीच में आ जाती है उसके लगभग बीच से ये शुरुआत होता है। और ये जो चरण है ना, ये अब बच्चे नई नई चीजों के संपर्क में आ रहा है, नई नई चीजें उनके सामने आ रही है, नई नई चैलेंजेज उनके सामने आ रहे हैं, उन सबके संपर्क में वो आता है और अपना जो कौशल है, अपना जो स्किल्स है, अपनी जो बुद्धि है, उसका वो इस्तेमाल करता है और वह लाइफ को एक नया मोड़ देता है। इस केस में अगर वो परिश्रम कर पाता है तो उसके अंदर अच्छी भावना आती है जिसको उद्यम बोलते हैं, है ना, इंटरप्राइज की, या आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, हीन भावना आती है। देखिए एरिक्सन का ना सबसे बड़ी खूबी यही है, एरिक्सन ने क्लियरली बोला है कि हमारे जीवन का हर फेज में 2 चीजें हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। कोई भी काम अभी भी आप देखिए, अगर आपसे कुछ हो पाया तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन अगर आपसे वो चीज नहीं हो पाई तो आपको उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि हम नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग इस पर ऐसे ही हर क्वेश्चन पर आंसर करते जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मेरी बुक के हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई वाली मेरी बुक है मास्टर बुक, और जो पेपर 2 की है, उन सब चीजों को यहाँ पे समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन। चलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीबॉडी। सब लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और बिल्कुल आंसर करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। एवरीबॉडी सब लोग क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। एवरीबॉडी सब लोग आंसर करेंगे। अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करिए। चलिए तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। मैं स्क्रीन पर से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं आप पूरी तन्मयता से क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए इसके लिए बस आपको एक बात जानना जरूरी था
कि उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है? उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 7 से 11 साल तक। यस या नो? या 7 से 12 साल तक मैक्सिमम, राइट? 7 से 11 नॉर्मली बोलते हैं प्याजे के हिसाब से। तो उत्तर बाल्यावस्था हो गया 7 से 11 साल तक। अब देखिए, इस समय बच्चे नई नई जानकारी के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं और नए नए विचार सीखते हैं। स्मृति की क्षमता कुशल होते जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। तार्किक सोच की क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि अब बच्चों में मूर्त चिंतन आ जाता है। तर्कसंगत रूप से देखने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, ये भी बात ठीक है। बच्चों में प्राकृतिक नियमों की अवधारणा 15 साल तक विकसित हो जाती है। पहली बात तो 15 साल उत्तर बाल्यावस्था का पार्ट नहीं, यहीं पे गलत हो गया। वही मैं कह रहा था कि अगर आपको पता है कि उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 है, 12 से 18 तो आपका लास्ट वाला है, क्या कहते हैं, किशोरावस्था। तो जब उत्तर बाल्यावस्था में 15 साल आता ही नहीं है तो क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे भी गलत हो गया। तो इतने में ही आपका आंसर बन जाता। तो वैसे भी प्राकृतिक नियमों की जो अवधारणा है वो मूर्त चिंतन के साथ विकसित हो जाती है, तो 11 साल तक ही विकसित हो जाती है। तो ये 15 नहीं, बेसिकली 11 साल तक ही विकसित हो जाती है, नॉट 15 ईयर्स, इट्स 11 ईयर्स ओनली। तो इसलिए आपका ये कथन गलत है, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सब लोग क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इट। जब भी आप, मैं बाद में सारे कमेंट्स देखूंगा, प्लीज आप लोग एकदम क्लियरली आंसर करिए। एवरीबॉडी अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए। द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो भी आंसर दे रहे हैं डी उनका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर आप देखकर समझने की कोशिश करिए। देखिए, प्याजे ने किस पर बात की? संज्ञानात्मक विकास पर। प्याजे ने किस पर बात की? संज्ञानात्मक विकास पर, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो संज्ञानात्मक विकास पर जब प्याजे ने बात की तो उसके बाद से देखिए इन्होंने बेसिकली मानसिक पहलुओं पर ध्यान दिया। आप कैसे चीजों को रिलेट कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूं। जो हमारे मानसिक पहलू हैं इस पर इन्होंने ध्यान दिया, जितने भी मेंटल एरियाज हैं उस पर इन्होंने ध्यान दिया। तो चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड जो है ये इसी के बारे में है कि चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो शारीरिक चीजें हैं उससे अपने कंसेप्ट को जोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारा डेवलपमेंट एक दूसरे से लिंक है। और जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वहां से बच्चे के कंसेप्शन को जोड़ना, मानसिक विकास को जोड़ना, इस पर इन्होंने काम किया है। उसी संदर्भ में इन्होंने ये किताब लिखी थी। और एक और चीज नोट कर लीजिए, 1926 में लिखी थी। सब लोग देख लीजिए कब लिखी थी? 1926 में किताब लिखी थी, राइट? 1926 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। और इस पर जो है बच्चों के जो चिंतनशीलता है, बच्चों की जो थिंकिंग है, उस पर इन्होंने गहन अध्ययन किया था और उसी के बेसिस पर यह किताब की उन्होंने रचना की थी। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, जो भी मैं नई बात लिखा रहा हूं वो भी आप कमेंट में लिखेंगे
और जो पुरानी बात है वो भी करंट में लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि आप जिन भी एडुकेटर के वीडियोस लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो अनअकैडमी ये मानती है कि आप उन टीचर्स को पसंद नहीं करते और उनकी क्लासेस आपको कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी क्लासेस आपको डेली मिले और निश्चित रूप से मिले, तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप समझिए बात को। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी का डेटा आपके मन पे काम नहीं करता है। कंपनी के डेटा में जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लाइक कर दीजिए। और अभी भी काफ़ी लोगों ने अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर नहीं किया होगा, अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, फेसबुक में, जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग है वहाँ पे जरूर आप वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस रेगुलर चलती रहे। नहीं तो बाद में फिर आप कहेंगे कि सर दीपक सर नहीं पढ़ा रहे हैं, दीपक सर की क्लास नहीं हो रही है, तो आपको भी बुरा लगेगा, आपका भी सिलेबस बीच में छूटेगा। तो वो चीज़ ना होने दीजिए। मतलब मैं आपको बस एडवांस में बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अपने काम को करिए, ताकि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में ही आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट भी ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो प्लीज़ इस काम को आप लोग जरूर करिए। नेक्स्ट, लाइक और शेयर, ये दो चीज़ आपके हाथ में है, जिसकी वजह से टीचर्स की क्लासेस होती रहेंगी। और सिंपल सी बात है ना, अगर बच्चे पसंद कर रहे हैं तो क्लासेस होगी, नहीं पसंद कर रहे हैं मतलब नहीं लाइक आ रहा है तो क्लासेस नहीं होगी। सो प्लीज डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है। रिसेंटली मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है और ये क्वेश्चन आपका बेसिकली वीवीआईपी है, जहां से निश्चित रूप से आपको 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। कुछ दिन पहले मैंने समूह समाजीकरण और संगठनात्मक समाजीकरण, जातीय समाजीकरण और लैंगिक समाजीकरण, इन सब में डिफरेंस बताया था। किसी को अगर याद हो तो। ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। सब लोग अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आपको मैंने समूह और संगठन में एक अंतर बताया था। ऐसे तो संगठन ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पर आपका समूह समाजीकरण करेक्ट आंसर है। जिसने भी आंसर दिया है एक्सप्लेन करिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। पहली बात तो यहाँ पर आपको सहकर्मी समूह लिख दिया गया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को देखिए। समूह और संगठन में एक डिफरेंस है। संगठन किसको बोलते हैं? कोई भी सोशलाइजेशन, अगर आप किसी प्लान, जैसे मैंने अनअकैडमी का टी शर्ट पहना है, तो ये भी एक सोशलाइजेशन का पार्ट है कि जो भी ये टी शर्ट पहनते हैं वो अनअकैडमी के टीचर होते हैं। ये संगठन का समाजीकरण। लेकिन हम लोग जो मान लीजिए ऐसे रेंडमली शाम में दोस्तों के साथ घूमते हैं, या आपके कुछ दोस्त आए गए, तो उनसे हम प्रभावित होते हैं, उनकी तरह बोलने लगे, उनसे कुछ सीख लिए, उनसे कुछ अच्छी बुरी आदत सीख लिए। वो जो कहते हैं ना कि उस दोस्त के साथ मत रहो, वो दोस्त अच्छा नहीं है, उसके साथ रहो वो अच्छा है। ये सब क्या है, कोई हमारी मैंडेटरी चीजें नहीं।
ये हमारे संगठन का रूल नहीं है ना। मेरी क्लास टाइम से स्टार्ट होनी चाहिए, ये संगठन का रूल है। लेकिन मैं किसी से क्या बात कर रहा हूँ वो रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे सीखते हैं। इसी को हम समूह समाजीकरण बोलते हैं। मतलब ये प्रोफेशनली या प्लान्ड करके नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको हमारा ये संगठन है। और लैंगिक क्या होता है कि कोई लड़का है तो लड़कों के गुण, लड़की है तो लड़की के गुण। जातीय क्या होता है, जातीय प्रथा, जैसे कोई नमस्कार करता है, कोई आदाब करता है, प्रणाम करता है ना। तो ये आपका समूह समाजीकरण के अंतर्गत आता है, जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखेंगे, एवरीबॉडी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले, फिर आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से पढ़िए। अगर आपको पता होगा तभी आप इसको बना भी पाएंगे। सो मैक्लेवर एंड पेज, मैकाइवर भी बोलते हैं उनको, उनके द्वारा कथन कौन सा दिया गया है? आनुवांशिकता केवल विशिष्ट पर्यावरणीय ताकतों के माध्यम से आनुवांशिकता क्षमताओं की मुक्ति से जानी जाती है। जो मुक्त होता है वह पर्यावरण के दबाव के रूप में उतना ही होता है जितना कि यह संभावित जवाब के रूप में होता है। या जीवन की हर घटना आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। प्रत्येक के परिणाम में दूसरा उतना ही आवश्यक है। इसे ना तो कभी समाप्त किया जा सकता और ना ही कभी अलग किया जा सकता है। यसी है व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच गुणनफल का परिणाम है। व्यक्ति को आयत के क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है जहां आनुवांशिकता आधार है और पर्यावरण ऊंचाई है। या पर्यावरण वह सब कुछ है जो जिनको छोड़कर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट हैं, करेक्ट है, लेकिन मैकाइवर और पेज के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उनके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट कहा गया है? उन्होंने बी कहा है। बी जिसने भी आंसर दिया है उनका करेक्ट है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा कि दोनों ही आवश्यक है, और इवन आपको आवश्यक लगे ना लगे, दोनों में से किसी को भी कभी भी किसी भी शर्त पर समाप्त या खत्म या एंड नहीं किया जा सकता। ये चलते रहेगा आपको। तो जीवन की हर घटना आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है, और दोनों दोनों के लिए जरूरी है ना। आपके एनवायरनमेंट में हेरिडिटी का भी समावेश है ना। तो वो दोनों दोनों के लिए जरूरी है, जिसको कोई अलग नहीं किया जा सकता, समाप्त भी नहीं कर सकता। कितना भी आप दुनिया घूम लीजिए, आपकी हेरिडिटी, आपके माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार आपके साथ रहेगा ही रहेगा। So that's what we say, every event of life is the product of both heredity and environment. The result of each equally essential. अब देखिए ये भी यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, गुणनफल की, लेकिन ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन। जो बोलते हैं ना कि इसका गुणनफल है हेरिडिटी गुना एनवायरमेंट, तो वो आपका ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। मैकाइवर और पेज के द्वारा भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखिए, आप समझ रहे ना, आपके नजरिए पे है, आप देखिए सही नजरिए से तो आप हर क्वेश्चन को जीवंत रूप से देख सकते हैं, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है।
सब लोग एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सब लोग आंसर करिए। एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला गया है कि बालक की जो भाषा है, पेडागोजी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सुधार किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, बालक को उसकी उम्र के बराबर बच्चों में अक्सर रखना चाहिए, उनके साथ रखना चाहिए, और बच्चे को हम उम्र बच्चों से बात करने के लिए देखिए हतोत्साहित करना चाहिए। निगेटिव हो गया। बालक की भाषा की ओर ध्यान जो है आपको आकर्षित करना चाहिए और उसमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। दोनों ही पॉजिटिव बात है। कठोर नियंत्रण में बिल्कुल नहीं रखना है। उपरोक्त सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए नहीं, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है? बी। जिसने भी बी आंसर दिया है उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा अनुकरण करने के लिए सीखता है। ध्यान आकर्षित करेगा, किसी को अनुकरण करेगा ध्यान आकर्षित करके, तो वह सीखेगा। रुचि होगा तो नई नई चीजों को सीखेगा। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज बच्चों के लिए हो सकती है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे 100% बच्चों का करेक्ट चाहिए। 100% बच्चों का करेक्ट चाहिए। चलिए, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, इनमें कौन सा बुद्धि इनके द्वारा नहीं दी गई है? सब लोग बताइए। 3 बुद्धि उन्होंने बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इंटेलिजेंस चैप्टर के सबसे शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट, सोशल एंड कंक्रीट। मूर्त हो गया सबसे नीचे में, उसके बाद अमूर्त सबसे ऊपर में, और उसके बाद सामाजिक। क्रियात्मक बुद्धि इसके अंदर नहीं आती है, बस 3 प्रकार की आती है, क्रियात्मक बुद्धि नहीं आती है। तो क्या नहीं बताई गई है? क्रियात्मक बुद्धि इसके अंदर नहीं बताई गई है, बाकी तीनों बुद्धि इसके अंदर आती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग, वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वीवीआईपी, ध्यान से देखिए सब लोग, एवरीबॉडी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सब लोग आंसर करेंगे। देखिए, प्रसंगात्मक अवबोध परीक्षण है ना, हेनरी मोरे का दिया हुआ है और 1943 में उन्होंने दिया। उनकी विशेषताएं क्या क्या थी आपको बताना है। मतलब मैं इस पे आपको टाइम दे रहा हूं और ये एडवांस में आपको बता रहा हूं कि ये जो विशेषताएं हैं ना, ये विशेषताएं आपको इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करवा रही है। बस यही सोच के आप इसको जरूर ये करिए। ये विशेषताएं आपको क्या कर रही है, इस टॉपिक का रिवीजन करवा रही है। देखिए, यहां पर क्या है, क्या इस कार्ड में 30 कार्ड होते हैं? बताइए सब लोग, क्या इस कार्ड में, इसमें 30 कार्ड होते हैं? बिल्कुल। और इन कार्डों में 10 कार्ड पर पुरुष और 10 कार्ड पर स्त्री के फोटो रहते हैं, स्त्री के लिए रहते हैं। और जो शेष 10 कार्ड होता है, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों रहते हैं। मतलब क्या हो गया, पहला 30 कार्ड रहते हैं, सही है, दूसरा भी है, लेकिन शेष 10 कार्ड बच्चों के लिए, ये बात गलत है, तो तीसरा गलत हो गया। जो जो लोग उपरोक्त सभी दे रहे होंगे, है ना, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। तो पहला और दूसरा बस करेक्ट है, तो आपके लिए यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। इधर भी देख लीजिए कि ये जो है 30 कार्ड्स, 10 कार्ड्स फॉर मैन एंड 10 फॉर वुमेन, रिमेनिंग कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन नहीं होगा। तो पहला दूसरा बस करेक्ट हुआ, तो सी में आपको लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल जो मैंने आपको क्लास किया था, उसमें मैंने आपको निगमन बताया था, उस पर क्वेश्चन कराया था। आज आगमन पर है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यू पैटर्न एग्जाम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लगाया है, तो कुछ सोच के ही लगाया होगा, ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखिए सब लोग, आगमनात्मक तर्क में क्या शामिल नहीं है। कल मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। आगमनात्मक मतलब एग्जाम्पल से रूल, मतलब किसी चीज पर पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बारे में इधर उधर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, फिर रूल पे जाते हैं। तो देखते हैं पहले रियल लाइफ में चीजों को, फिर प्रैक्टिकल पर जाते हैं। आप लोग मे भी कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे कि कल्पना करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हाँ, कल्पना करेक्ट आंसर है। क्यों? जिन लोगों का गलत हुआ ध्यान से देखिए। आगमनात्मक तर्क में आप सोचिएगा कि सर आगमनात्मक में तो एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल को बस सोचते नहीं। मतलब जो चीजें हमारे सामने घटित होती है, अब ये ग्लास है, अब इस ग्लास में अगर पानी हम भरते हैं, देखिए सत्तू वाला गिलास है, बड़ा वाला गिलास में, इससे अभी हाथ में आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं डेली इससे पानी पीता हूँ करीबन 8-10 गिलास, उसके बाद जो इधर उधर पी लेता हूँ। गर्मी का मौसम है, आप लोग भी पानी पीजिए, है ना, नहीं भी मौसम रहे पानी पीजिए, है ना। ये है एनर्जी का राज। एक एक दिन में 6-6, 7-7 घंटा पढ़ाना और नोट्स बनाना, सब काम इसी की वजह से होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक ग्लास है, अब इस ग्लास में से पानी निकाल कर छोटे ग्लास में कितना होगा, वो तो जब मैं करूंगा सामने तब देखूंगा ना, मैं कल्पना करूंगा ये होगा वो होगा नहीं। आगमनात्मक तर्क एग्जाम्पल्स पे बिलीव करता है, रियल एग्जाम्पल्स पे। तो इसलिए इसके अंदर कल्पना करना नहीं है, सामान्यीकरण करना, प्रयोग करना और अवलोकन करना, ये सब चीजें सामने होती है। इसलिए आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में क्या विशेषताएं होती है? देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि 90 से 110 होती है, या ऐसे बालक में समान ज्ञान का स्तर निम्न होता है, शब्दकोश भी निम्न होता है, गति तीव्र शुद्ध होती है, स्मरण शक्ति उच्च होती है, या घटना का निरीक्षण बारीकी के साथ नहीं कर पाते। आसान सा क्वेश्चन है। आसान क्यों है? क्योंकि 3 ऑप्शन नेगेटिव डायरेक्ट। तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 नहीं होती है। 90 से 110 किसकी होती है? सामान्य बच्चे की होती है। प्रतिभाशाली बच्चे की 110 से ऊपर ही होती है, और इवन 140 के ऊपर होती है अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो, क्योंकि श्रेष्ठ बुद्धि 110 से, फिर उसके बाद 130 तक, 130 से या 125 से 140 आपको अतिश्रेष्ठ, फिर 140 के ऊपर आपका प्रतिभाशाली। नॉर्मली चलिए सामान्य केसेस में 110 के ऊपर भी मान लेते हैं, तो भी तो ये गलत गया। समान ज्ञान का स्तर निम्न नहीं होता है, उच्च होता है। निरीक्षण बारीकी के साथ नहीं कर पाते भाई, तब कई को प्रतिभाशाली। ऐसा नको, ऐसा बालक को उसमें सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है और स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। बिल्कुल, द लर्निंग स्पीड इन सच चिल्ड्रन इज फास्ट एंड प्योर एंड द मेमोरी लेवल इज हाई। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए सब लोग फटाफट, एवरीबॉडी। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कितना बार ये पूछा गया है।
सी टेट में, स्टेट टेट में। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। जिसने जिसने रॉस करेक्ट आंसर दिया, ये करेक्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVIP PYQs मतलब पहले भी पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो रॉस ने बोला कि वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आता है। सब लोग एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो मोहन अपनी कक्षा में बालकों की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करेगा? देखिए, पहले तो आप जानते हैं कि जो दो मेन परीक्षण होता है चेक करने का, वो क्या होता है? पहला जो बच्चे को चेक करने का होता है, पहला होता है रचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन जिसको आप बोलिए, और उसके बाद होता है योगात्मक। रचनात्मक में बच्चे को हम जो है मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उसका मकसद होता है कि बच्चे में मतलब बच्चे को आगे बढ़ाना। योगात्मक मतलब जज करना। उसी प्रकार से बच्चे को ठीक करने के लिए, है ना, बच्चे के अगर मान लीजिए यहाँ पर कमी पता चला, अब उसके बाद मतलब अगर यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो आता है निदानात्मक। मतलब वो दोनों एक सेट में है और दूसरा सेट में क्या क्या है? निदानात्मक, उपचारात्मक। बहुत लोग इसमें उल्टा कर देते हैं। हमारे घर में सामान्य भाषा में निदान मतलब उपाय होता है ना, कि इसका क्या निदान है। फिर लोग बोलते हैं ना, ठीक है जब ऐसा है, लॉकडाउन में ऐसा स्थिति हो गया, घर में बोलते होंगे लोग ऐसे, जब लॉकडाउन में ऐसा स्थिति हो गया तो ऐसा परेशानी तो हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर इसका क्या निदान है? तो मतलब क्या उपाय है। लेकिन एक्चुअल में निदानात्मक परीक्षण में उपाय नहीं ढूंढते हैं। निदानात्मक परीक्षण में डायग्नोस्टिक करते हैं, इसका इंग्लिश डायग्नोस्टिक होता है। इसमें बस हम पता लगाते हैं, उसका सॉल्यूशन हम उपचारात्मक में करते हैं, निदान के बाद उपचारात्मक में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डायग्नोस्टिक में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक करेंगे, तो वो पहले बस पता लगाएगा, एक्सरे कराएंगे, क्या करेंगे, उपचार नहीं है, वो निदान है। तो आप चेक करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, सब क्या करते हैं,
डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब उसका कमी का पता लगाते हैं बस। उपचार उसके बाद होगा जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, सेम चीज है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बस पता लगाने के लिए बोला गया है, तो पता लगाने के लिए हम निदान करेंगे। अब बोलता है कि वो पता लगा के उसको दूर करना है, तो वो उपचारात्मक होता। नेक्स्ट, चलिए मोहन का एक और कहानी है। अब मोहन के जगह पे आप जो रख दीजिए। एक्सप्लेनेशन करेंगे ध्यान से। देखेंगे सब लोग। मोहन के पिता ने उसे कोई खिलौना उपहार में दिया, लेकिन मोहन उस खिलौने को तोड़ता है, उसके अलग अलग करके उनके पुर्जे को देखता है। तो क्या करना चाहिए मोहन के पिता को? हम्म? आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि बच्चा ऐसा कुछ खिलौना लेके आए, बच्चा उस खिलौना को तोड़ दिया, बच्चा आके पड़पड़ा दी, लपड़ा दे, बट चल। देखिए, अगर बच्चा खिलौने को तोड़ता है, अलग अलग करके पुर्जों को देखता है, मतलब बच्चा उत्सुक है, बच्चे के अंदर अंदर क्रियोसिटी है चीजों को जानने की। तो उसको कहेंगे कि नहीं नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं, बच्चा है ना, उसके अंदर अमूर्त सोच नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा ये, तो बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। तोड़ने के लिए डांटेंगे वो भी अच्छी बात नहीं है। उपहार नहीं लाएंगे, आज के बाद तुमको कुछ नहीं मिले करते हैं हम लोग ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप बस ये सोचिए कि दंगल मूवी देखी थी आपने? दंगल ही था ना, जब मारे छोड़िया छोड़ों से कम है के, वही में। तो उसमें क्या था, वो जब बोल के आई कि वो कोई शिकायत करने आया उनके बच्चे का कि आपके बच्चे ने, आपकी बेटी ने मेरा बेटे को मारा। तो बेटी बोलेगा कि उन्हें मुन्ने मारा, मैंने उसे ऐसे उठा के पटक दिया। तो उसको पूछा कैसे पटका? बोला ऐसे उठाया, ऐसे पटक दिया। तो उसको ध्यान में आया कि हम कहाँ बेटा बेटा रट रहे थे कि बेटा होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो बेटी मेरी कमाल कर रही है। तो वो क्या हुआ कि वहां से वो उस लड़ाई पर उसको डांटा नहीं, ये नहीं किया, लेकिन वो उस चीज से सीख लिया। तो अगर आपके बच्चे जिज्ञासु स्वभाव है तो उसको देखते हुए उसकी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, बस आप यही काम कर सकते हैं कि उस ऊर्जा को सही जगह लगाइए, क्योंकि बच्चा है, बदमाशी करेगा। हमने भी बहुत बदमाशी की है। अगर आप मेरे किसी पुराने बैकग्राउंड में जाएंगे और मेरे जो मैं जहाँ पे रहता था वहां मिलेंगे, तो बहुत कुख्यात था मैं भी अपने बचपन में, आप भी होंगे, है ना। हो सकता है बहुत लोग हमारे पुराने पड़ोसी वीडियो देख भी रहे होंगे। तो सब रहते हैं, तो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, या कल को आप उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मौका मिलना चाहिए बच्चे को, है ना। उनकी जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको अलग जगह पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि अब उसके बाद आज से कुछ नहीं, नहीं। अगर देखिए कोई बच्चा दिमाग लगाता है ना, आपसे छुपा के कुछ करने में, और वो सक्सेस हो जाता है, कल को आपको पता चलता है, तो ठीक है, गलती की उसने, मैं बहुत बड़ी गलती भी कर दी, लेकिन आप ये सोचिए ना कि उसके अंदर इतना क्लू है कि वो आपसे छुपा के इतना स्मार्टली काम कर सकता है। तो वह किसी भी, मे बी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर सकता है, मे बी वो सीआईडी में काम कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। राइट, सही बात है। कोहलबर्ग की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट।
चलिए सब लोग बताइए। तो ये कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में प्रशंसा की अवस्था किस स्तर पर आती है? तो प्रशंसा की अवस्था किसको बोलते हैं? अच्छा लड़का अच्छा लड़की नैतिकता। ये न्यूट्रल वाली चीज है, ना इधर ना उधर, ना पूर्व में ना उत्तर में, ये बीच वाली चीज है, जहां पर कि हम चाहते हैं कि हमारा कन्वेंशनल, कि हमारा प्रशंसा हो, हम इसलिए कोई काम करते हैं। तो इस समय पर ये मतलब उतना ज़्यादा भी सेल्फिश नहीं होता है कि बस अपना काम, वो चाहता है कि मतलब हम अच्छा काम, हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जो नियम है उसको पालन करें, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की नैतिकता, इसी को बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में प्रशंसा की अवस्था परंपरागत अवस्था को ही कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। ध्यान से देखिए सब लोग, एक्सप्लेन करिए सब लोग। सब लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? ये सब क्या है? शरीर के अंग हैं। शरीर के अंग को हम किसके अंदर रखते हैं? फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिक अंतर की विभिन्नता। ये देख रहे हैं आप, इंग्लिश में आपको ऐसे भी फिजिकल लिखा हुआ है, जिसको भौतिक अंतर बोलते हैं। तो हमारा आंख, कान, मुंह, नाक जो बाहरी आवरण है ना, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, ये जो है ना सोच, ये क्या है? ये फिजिकली है ना, दिल का सुंदरता होना चाहिए, वो आपका मेंटली या बौद्धिकता है, लेकिन भावनात्मकता है। लेकिन फिजिकल जो सुंदरता है ना, एकदम पूरा, ये लंबाई, भार, त्वचा, रंग, एक पैर, आंख, बालों का रंग, ये सब के अंदर आता है, उसको भौतिकता के अंदर रखते हैं। आपका अच्छा भाव है, आप जल्दी, आपके अंदर संवेगात्मक संयमता है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। भावनात्मक के अंदर आप अगर अच्छा दिमाग लगाते हैं, आपका बुद्धि तेज है, ये सब आपका मानसिकता के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर बस शरीर की सुंदरता की बात हो रही, तो ये इसको हम लोग भौतिक अंतर की विविधता कहते हैं। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देखा है और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, है ना। रिसेंटली हमने कुछ इंटरव्यूज किए, कुछ बात किए, तो हमने, हमारे बहुत सारे टॉपर्स ने बोला जो अभी बहुत बेहतरीन जगह पे जॉब करते हैं, तो बोलते कि सर कोई भी वीडियो ना हम बीच में नहीं छोड़ते थे, जब से आप शुरू किए और जब तक खत्म किए, तब तक हम उस वीडियो को देखते थे। और वही मेनली हमें किक दिया है कि हम हर चीज को अभी भी पेशेंस के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ सीखते, क्योंकि आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस भी इससे आता है जब आप काम पूरा पूरा करते हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और लगातार डेली आपके सामने हमारा बेहतरीन वीडियो ये आते रहेगा। आप लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम कहिए। टेक केयर आप सभी लोगों को। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीपक हिमांशु साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।